चलिए जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वीडियो, ये जो टॉपिक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में। चाहे तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेनोग्राफी, सीपीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, किसी भी एग्जाम में अगर आप अपीयर होने वाले हैं, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आप अक्सर देखोगे कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है, एक से दो आपको निकल के मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन मैं अगर स्टेनोग्राफी की बात करूं तो स्टेनोग्राफी में 100 नंबर का पेपर है। बहुत ज़्यादा वेटेज इसका होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। कई बार ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिस पे कॉमन एरर्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिस पे आपके कन्वर्जन के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्लोज टेस्ट में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एक इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में एक ठीक ठाक वेटेज रखने वाला टॉपिक कौन सा है? हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये जो वीडियो है, ये जो मैं आपको आज ये जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बिल्कुल ही कोर पॉइंट बताने वाला हूँ। मतलब बेसिक सी चीज बताऊंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जैसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तब तो आप उसे बड़े इजीली कर लोगे, प्यार से कर लोगे। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देंगे, तो एक्चुअली वो डिफिकल्ट होता नहीं है, हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सबसे पहले कोर बताने वाला हूं, जड़ बताने वाला हूं। और ये कम से कम 3 से 4 वीडियोस होंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, तब जाकर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमें महारत हासिल होगी। तब आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ करके आप वॉइस का एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ है, आप चाहो तो टेलीग्राम पे जाकर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान_22। यहाँ पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और खैर, मैं तो ये कहूँगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी होती है। हर बार हम पीडीएफ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स देखने हैं, तो भी यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने बना रखे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। 360 डिग्री इंग्लिश के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाकर के रील्स देख सकते हो। सारी चीज़ें जो मैं आपको शॉर्ट्स या रील्स दे रहा हूँ, सब ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी और कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। तो जब हम क्लास आज के स्टार्ट करते हैं, ये आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आज पहली क्लास होने वाली है। ये देखते हैं ध्यान से। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी मैं वॉइस की बात करूं, तो वॉइस का सीधा सा मतलब क्या होता है? वर्ब। वॉइस का मतलब ही है वर्ब। हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर वॉइस का मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है। जरूर है, बिल्कुल होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन सर वर्ब से जो इसका रिलेशन होता है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप वर्ब को हथियार बना लो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 4 5 सेकंड्स में कर सकते हो। तो मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड में मैं आपको इसके ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे हम विद इन 4 to 5 सेकंड्स में एक एक कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वॉइस है, ये दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब आपको पता है, बहुत ज़्यादा जागरूक रहना, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहना। एक्टिव, पैसिव में चीज़ें डाउन हो जाती है। तो एक्टिव से पैसिव जब मैं बनाऊंगा, तो एक्टिव में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, पैसिव में क्या चीज़ पैसिव हो जाएगी, शांत हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, वर्ब। ये जो वर्ब होती है ना, बहुत सारे तरह की वर्ब होती है। सर हमने सुना है हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल ठीक सुना है। सर ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है बेटा? ये होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सारी क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सर हमने एक नाम और भी सुना है मोडाल्स का, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। ये मोडाल्स क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया, यूज्ड टू हो गया। ये सारी क्या होंगे? हमारे मोडाल्स होते हैं। इसके अलावा एक वर्ब और भी होती है सर, उसका नाम क्या होता है? मेन वर्ब। यही तो सारा कमाल है इसका। जो मेन वर्ब होती है ना बच्चों, यहां से हमें क्या पता चलता है? किसी न किसी एक एक्शन के होने का पता चलता है। सर एक्शन का मतलब क्या है? आपको पता लगेगा कि कोई काम हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहूं इज, कैन, आपको नहीं समझ आएगा कि इसमें कोई काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूं लाफ, आप कहोगे यस सर, हंसना, रन, दौड़ना, राइट, लिखना,
तो दीज आर व्हाट एक्टिविटीज, दीज आर एक्शंस, ये काम के होने का हमें कहीं ना कहीं यहां से पता चलता है। तो जैसे कि वर्ब को मैंने अभी फिलहाल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स है और मेन वर्ब। तो वर्ब का डायरेक्ट यहां से क्या रिलेशन है, एक बार हम वो जानने की कोशिश करते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब आप कोई भी वर्ब लिखते हो, ठीक है जी, तो वर्ब के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सर क्या ये ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट इज नेवर द मैंडेटरी पार्ट फॉर फॉर्मिंग अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाना है तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यह कहना पूरी तरीके से गलत है। बिना ऑब्जेक्ट के भी आप सेंटेंस बना सकते हो और बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। लेकिन इस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की समझ नहीं है, आपको पैसिव वॉइस नहीं समझ आने वाला है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या चीज जानना जरूरी है, हमारे लिए जरूरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को जानना। हमारे लिए जरूरी हो गया वर्ब को जानना। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, किस तरीके से हम सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस बहुत ही छोटा हो चाहे सेंटेंस बहुत बड़ा हो, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। देखो जी, मैंने यहां पर 2 डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए और भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर समझ आ जाए तो कॉन्सेप्ट है, ना समझ आए तो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। कहते हैं कि एक सेंटेंस में, यहां लिखा है ना, द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है, जैसे अभी बताया मैंने कि यहाँ एक्टिविटी होती है, अभी बताया एक्शन होता है। जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्शन सेंटेंस में होगा, वो एक्शन जिस जिस से होकर के गुजर जाए, जिस जिस से होकर के पास हो जाए, सिंपली दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ। चलो जी, मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बताता हूं। एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्टिविटी ऑफ अ डूअर। सेंटेंस में जब कोई काम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस काम को करने वाला एक व्यक्ति भी होगा, एक पर्सन भी होगा। अब जैसे आप लाइव देखो, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, पढ़ाने की। सर पढ़ाने वाला कौन है, मैं। तो मैं इंग्लिश में क्या बन जाऊंगा, डूअर। और एक्टिविटी कौन सी हो रही है, सर टीच करने की, पढ़ाने की। तो टीच इज अ वर्ब, टीच इज एन एक्शन एंड हु इज द डूअर, आई एम द डूअर। क्योंकि ये काम करने वाला कौन है, मैं हूं। तो काम को करने वाला क्या कहा जाता है, डूअर कहा जाता है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। जैसे इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों देखेंगे कौन सा काम हो रहा है, सर खाने का काम हो रहा है। ठीक है सर, सर खाने वाला कौन है, रोहन है। तो सर खाने वाला अगर रोहन है तो क्या मैं डूअर बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। सर रोहन के खाने की एक्टिविटी किससे पास हो रही है, रोहन के खाने की एक्टिविटी किससे होके गुजर रही है। सर रोहन के खाने की एक्टिविटी अ मैंगो से होके गुजर रही है, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। सर दूसरा एक एग्जांपल, सर ये वाला करा दो, अभी करा रहा हूं बच्चों, एक बार ये जरा ध्यान से देखेंगे। सर मोहित सिंग्स अ सॉन्ग। मोहित एक गाना गाता है। कौन सा काम हो रहा है भाई, गाने का काम हो रहा है ना। कौन सी एक्टिविटी हो रही है, गाने की एक्टिविटी हो रही है। गाने वाला कौन है, मोहित। तो सर मोहित डूअर हो जाएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों, मोहित डूअर होगा। सर मोहित के गाने की एक्टिविटी किससे पास हो रही है, सर एक सॉन्ग से हो रही है, क्या बन जाएगा सर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सर यहां पे जरा सा एक बार बताना, यहां पे कौन सा काम हो रहा है, जाने का। जाने वाले कौन है भाई, बच्चे हैं। तो डूअर कह रहे कि ठीक है सर, समझ तो आ रहा है, लेकिन जाने की एक्टिविटी किससे पास हो रही है, नहीं सर ये तो ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है सर, आपने जैसे बताया उस हिसाब से तो लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने का यानी कि जाने की एक्टिविटी कौन रिसीव कर रहा है, स्कूल, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे नहीं सर, कंफ्यूजन हो रही है। हैव पेशेंस, थोड़ा सा आप अपने अंदर सहनशीलता लेके आए, मैं आपको बता रहा हूं। देखो जी, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। कह रहा है कि सुमित टीचर्स मैथमेटिक्स, क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का। जैसे अभी मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, क्या काम हो रहा है जी, पढ़ाने का। पढ़ाने वाला कौन है, सुमित। सर डूअर कह दे, बिल्कुल कह लो। अब पढ़ाने का काम जो हो रहा है वो किससे होकर के पास हो रहा है, सर मैथमेटिक्स से। जी बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। सर यहां ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन आप कहोगे फिर से कि यहां पर मुंबई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, दिस इज अ वेरी टफ डेफिनेशन, है ना।
तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास पूरी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे क्या एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, नाउन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है। सर इतना टाइम थोड़ी ना, इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एक छोटी सी ट्रिक। अब वो ट्रिक कौन सी है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि माई फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई। सर ये एक्टिव वॉइस में, सर आपको कैसे पता चल रहा है? थोड़ी देर में आपको भी पता चलेगा। बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर ना समझ आए तो आप मुझे बताना, आप भूल के दिखाओ मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे। कह रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। सर अभी तो ऑब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हुआ। हैव पेशेंस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। दो तरह की वर्ब होती है। सर कौन कौन सी होती है? एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। सर क्या मतलब होता है? कहते हैं कि बेटा ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, ये जो वर्ब है ना ट्रांजिटिव, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ओके सर, अगर मान लो मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसे क्या नाम दे देंगे हम? सर ट्रांजिटिव वर्ब का नाम दे देंगे। बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने। सर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अगर मान लो कोई मेन वर्ब है और उसके बाद एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, देन दैट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है सर, बात समझ आ गई। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन सर ऑब्जेक्ट पता कैसे चलेगा? हियर इज योर ट्रिक। यहां पे रही आपकी ट्रिक। कहता है आप कोई भी मेन वर्ब उठा लो। मेन वर्ब का मतलब बच्चों एक्शन। इस एक्शन से सवाल पूछो व्हाट एंड whom। सर व्हाट का मतलब क्या और whom का मतलब किसे। किससे सवाल पूछेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब एक्टिविटी। बात समझ आ रही है? कह रहे कि जब आप मेन वर्ब से दो सवाल पूछते हो, व्हाट एंड whom, अगर मुझे आंसर मिल गया तो आंसर मिलेगा सिर्फ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि जब आप मेन वर्ब से जब सवाल पूछो और अगर मुझे कुछ भी आंसर मिल गया, कौन कौन से सवाल का? व्हाट एंड whom का, तो उस आंसर को क्या मान लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट। सर अगर आंसर नहीं मिला तभी तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर मेन वर्ब के पास, अगर मैं मेन वर्ब से एक सवाल पूछूं व्हाट एंड whom का, आंसर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मुझे व्हाट एंड whom का आंसर नहीं मिला, यानी कि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसी वर्ब बन जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर एक एग्जांपल हो जाए? बिल्कुल भी। देखो जी, मैं आपके नज़रों के सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी के पहले जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उनके पहले मैं सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। प्रेपोजिशन की सारी क्लासेस मैंने ले ली है। वोकैबुलरी की क्लास ले ली है, दो दो शॉर्ट्स मैंने इतने सारे बना रखे हैं। आप बिल्कुल जाएंगे और देखेंगे। जैसे जी यहाँ पर एग्जाम्पल देखो। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। कह रहे कि हरी इज कमिंग फ्रॉम होम। हरी कहाँ से आ रहा है? घर से आ रहा है। सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। सर इसमें काम हो रहा है आने का। ठीक है जी, हमने मेन वर्ब का पता लगा लिया। सर ये कमिंग जो है मेन वर्ब है। ठीक है सर, समझ आ रहा है। अब हमें पता करना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो सर मुझे पता करना होगा कि दो सवाल पूछ करके। बिल्कुल ठीक समझा। जब हमने इससे पहला सवाल पूछा व्हाट कमिंग, क्या आ रहा है, वी डोंट हैव आंसर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हरी घर से आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं मिला आंसर। दूसरा सवाल पूछो whom का, किसे आ रहा है, सर आंसर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो आगे लिखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं जी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक मुझे दोनों में से किसी भी सवाल का आंसर ना मिले, ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो सर यहां पर हमें दोनों में से किसी सवाल का आंसर नहीं मिला, तो सर यानी कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। यस, कम जो है, कमिंग जो है, या कम की कोई भी फॉर्म देख लो, वो हमेशा क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। एक बार ट्रांजिटिव वर्ब का दे दो। तो देखो मैंने यहां पर ट्रिक साफ साफ लिख दी है कि जब भी आप किसी भी एक एक्शन से अगर व्हाट एंड whom का सवाल पूछो, जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट। सर ये नाउन प्रोनाउन क्या लिखा है? बेटा ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट बनने की औकात दो ही लोगों के पास है। किसके पास है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। सर हमारा नाउन नहीं हुआ है। बेटा आपका जो भी नाम है वो नाउन है। एक नाउन के बदले जो मैं यूज करूंगा दैट विल बी कॉल्ड अ प्रोनाउन। राम बहुत अच्छा लड़का है, राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ नाउन।
ही लिव्स इन मुंबई, ही किसके लिए आया है? राम के लिए आया, नाउन के लिए आया, तो ही क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। और दुनिया में किसी भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। ओके सर, अब बात समझ आ रही है कि अगर मेरे पास एक कोई मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। जैसे यहां पर सेंटेंस में देखते हैं, सर हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इस ईट्स से मुझे दो सवाल पूछने होंगे। व्हाट ईट्स, क्या खाता है? सर आंसर तो मिल गया। क्या आंसर मिला प्यारे बच्चों? अ मैंगो। इसका मतलब सर कि अ मैंगो ऑब्जेक्ट होगा? यस। सर मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाए या तो एक का मिल जाए। इसका मतलब कि सर अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है तो मैं इसे क्या ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो। सर यहां पर जो वर्ब लिखी है ये जो है, जरा इससे पूछना, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, लड़के स्कूल जा रहे हैं। व्हाट गोइंग, क्या जा रहे हैं? नो आंसर। वेयर का आंसर मिल रहा है, कहां जा रहे हैं उसका आंसर मिल रहा है, लेकिन व्हाट का तो आंसर नहीं मिला। ठीक है सर। होम गोइंग, किसे जा रहे हैं? सर ना तो व्हाट का मिल रहा है ना तो होम का मिल रहा है, तो क्या सर ये ऑब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। सर इसका मतलब कि ये गोइंग के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इसे कौन सी वर्ब का नाम दे दूंगा? जी इसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप बात समझ आ रही है मेरी आपको। अगर मेरी बात थोड़ी कम समझ आ रही है, आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखो, आपको सारी बात समझ आएगी। चलो जी अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित सिंग्स अ सॉन्ग। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जब आप किसी वर्ब के बाद कोई भी पार्ट देखते हो, उसे आंख बंद करके ऑब्जेक्ट नहीं मान लेना है। ऑब्जेक्ट हम दो ही कंडीशन में मानेंगे, तब तक जब तक मुझे व्हाट या हुम का आंसर ना मिल जाए। जैसे व्हाट सिंग्स, क्या गाता है? अ सॉन्ग, क्या बन गया सर? ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब। सर यहां पर लिखा है सुमित टीचेज, व्हाट टीचेज, क्या पढ़ाता है? सर यहां आंसर मिल गया मैथमेटिक्स, सर ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो सर ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यस। सर यहां पर सिंग्स कैसी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल ठीक है, कमाल हो गया भाई, मजा आ गया, है ना? बात समझ आ रही है मेरी? तो एक बार चेक करते हैं हम और भी एग्जाम्पल्स की, क्या हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है? हाँ जी बिल्कुल रहे, ये आपके स्क्रीन के सामने 7 करोड़ रुपए का। ठीक है जी, देखते हैं किसका आंसर ठीक आ रहा है। चलो जी, कहते हैं कि माई फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई। अब इसमें पहले पता करो कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है। सर यहाँ तो जाने की एक्टिविटी हो रही है। बिल्कुल ठीक पता किया। तो जरा सा इससे पूछना व्हाट गोइंग, क्या जा रहा है? कह रहा है कि हमारा क्या जा रहा है? नहीं हमारा नहीं जा रहा है, पूछना है कि मेरा दोस्त मुंबई जा रहा है, क्या जा रहा है? वी डोंट हैव आंसर। व्हाट गोइंग, नो आंसर। तो सर क्या इसके पास ये ऑब्जेक्ट, ये जो है, क्या इसे ऑब्जेक्ट में नहीं मानूं? बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा ये कैसी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके सर, अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। सर यहां पर कमिंग लिखा है और यहां होम लिखा है, क्या मैं इससे सवाल पूछूं व्हाट कमिंग, क्या आ रहा है? नहीं मिला आंसर। होम कमिंग, किसे आ रहा है? नहीं मिला आंसर। क्या ये ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा सर। कैसी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, जो कि मैंने क्लियरली यहां पर लिख दिया है कि एक एक क्वेश्चन में व्हाट इट्स अ मैंगो, ट्रांजिटिव वर्ब। होम टीचर्स, किसे पढ़ाता हूं? तुम्हें पढ़ाता हूं। जैसे मैं कहूं आई टीच यू, होम टीच यू, यू बन गया ऑब्जेक्ट। हमने कहा यहां पर व्हाट सिंग्स, क्या गाता है? तो अ सॉन्ग, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन गया। व्हाट टीचर्स मैथमेटिक्स, क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। व्हाट एंड होम, व्हाट एंड होम किससे? मेन वर्ब से। बात समझ आई? कह रहे कि व्हाट गोइंग, क्या जा रहा है? वी डोंट हैव आंसर। होम गोइंग, किसे जा रहा है? वी डोंट हैव आंसर। सर व्हाट कमिंग, क्या आ रहा है? पता नहीं क्या आ रहा है। सर होम कमिंग, नहीं मालूम। यानी कि सर कम और गो एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि ये आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो ये रहे आपके आंखों के सामने एक बहुत ही शानदार पॉइंट कि सर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में मुझे एक बात तो समझ आ गई कि मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसी वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। सर ये ऑब्जेक्ट होना या ना होना कैसे पता करेंगे? अभी सिखाया व्हाट एंड होम का सवाल पूछ के। ठीक है सर।
अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनने की औकात दो लोगों के पास है, किसके पास? नाउन और प्रोनाउन। बाकी तीसरा कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। समझ आ रही है मेरी बात? तो सर ये वॉइस में इसका क्या रोल है, अब आपको मेरी बात समझ आएगी। कह रहे कि ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। कह रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं बना सकते हम इंट्रांजिटिव का? मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। लिखा है ना बट वाई। आपने कहा और हमने मान लिया, ऐसे कैसे? बिल्कुल भी नहीं, माननी भी नहीं है बात। दो चीज होती है लाइफ में, याद रखना, एक होता है मानना और एक होता है जानना। अगर आप किसी चीज को मान लेते हो तो आप पूरी लाइफ कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि सर हमने उसे मान लिया है बिना समझे। लेकिन जब किसी चीज को आप जान लेते हो, जानने का मतलब होता है समझ लेना। जब हम किसी चीज को जान लेते हैं ना, तो हमारे पास हर चीजों का रीजन होता है, क्यों, कैसे। तो आपको बातें मेरी माननी नहीं है, मेरी बातें आपको जाननी है, समझनी है। क्या बात समझनी है? कि मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन क्यों बनाएंगे? इसका जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसिव वॉइस? करेक्ट, टू हाईलाइट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना ही मेन पर्पस होता है पैसिव वॉइस का। ओके सर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहूं तो पैसिव वॉइस बनाऊंगा। या फिर इसको रिवर्स करके सोचो, अगर पैसिव वॉइस में बना रहा हूं तो पक्की बात है कि मुझे वर्ब के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। अब सोचो, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो हाईलाइट किसको करोगे? बाबू को नहीं करेंगे ना, बाबू को। बात समझ आ रही है मेरी? कह रहे कि जब आप वर्ब के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करोगे और सेंटेंस में वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही ना हो तो हाईलाइट तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कह रहे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करूंगा तो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? इसीलिए ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। कि भाई ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव के पास तो उसको हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। अभी बताता हूं क्या होगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में फिर से देखते हैं कि सर क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने इससे पूछा व्हाट इट्स तो आंसर मिला अ मैंगो। ओके, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा ये हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हम डिसाइड करते हैं कि अब बनेगा या नहीं बनेगा। हमने दूसरी वर्ब देखी गोइंग, व्हाट गोइंग, आंसर मिला क्या? नो सर। बनेगा सर, इसका पैसिव वॉइस तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, मोहित सिंग्स अ सॉन्ग, व्हाट सिंग्स, क्या गाता है? सर अ सॉन्ग। सर इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव वॉइस बनेगा? यस ऑफ कोर्स। सर सुमित टीचेस मैथमेटिक्स, ओके, व्हाट टीचेस? मैथमेटिक्स। सर ये तो ऑब्जेक्ट है, बनेगा पैसिव वॉइस? यस ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को ही हाईलाइट करना मेन पर्पस होता है पैसिव वॉइस का। चलते हैं जी। माई फ्रेंड इज गोइंग टू मुंबई, व्हाट गोइंग, नहीं मिला आंसर। होम गोइंग, नहीं मिला आंसर। तो इसका मतलब सर ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। हरी इज कमिंग फ्रॉम होम, हरी कहां से आ रहा है? सर व्हाट का तो आंसर नहीं मिला, ना तो मुझे होम का आंसर मिला, किसी का भी आंसर नहीं मिला। सर यानी कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मेरी बातें अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई होप कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट का मतलब क्या होता है? विल सी इट लेटर। अब कहते हैं कि अ ट्रांजिटिव वर्ब नेवर टेक्स प्रेपोजिशन आफ्टर इट। सर ऐसा क्यों? बेटा अभी एक बात ध्यान से समझो कि मैंने क्या कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट बनने की औकात किसके पास है? नाउन और प्रोनाउन। तो बेटा प्रेपोजिशन कहां से आ गया? इसके दादाजी थोड़ी ना है। कहता है कि इसका मतलब कि सर मेन वर्ब के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट देना है तो इस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? प्रेपोजिशन नहीं होनी चाहिए। क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेन वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। सर अब सारी बातें कनेक्ट कर पा रहे हैं हम। मैं आपको फिर से प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं, ये क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, जो टू है वो प्रेपोजिशन है, इसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सर यहां भी देखो कम है और यहां पर क्या है, इसके बीच में प्रेपोजिशन।
तो एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी बच्चों, तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास ना ऑब्जेक्ट की ये प्रेपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर ये लिखे हैं ट्रांजिटिव वर्ब लिखे। वैसे तो इसकी बहुत सारी लिस्ट होती है, बट आपके बेटरमेंट के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की, जैसे ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा इसके लिए तो मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दी है कि हाँ भाई आप व्हाट का क्वेश्चन पूछो, होम का क्वेश्चन पूछो, अगर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि गिव है, यानी कि गिव के बाद सर एक पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट चाहिए, 100% चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं देते हो तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैं पीवाई क्यूज सॉल्व करवाता हूं तो उसमें इसके मैं आपको कॉमन एरर बता दूंगा। इन सारी वर्ब्स को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। सर प्रेपोजिशन दे दे क्या बीच में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये जितनी सारी वर्ब्स देख रहे हो, अगर मैं आपको कहता हूं गिव, अगर यहां पर देखो जैसे लिखा है गिव, अगर मैं कहता हूं कि हाँ आई विल गिव टू यू, आई विल गिव टू सम मनी, गलत है, क्योंकि गिव क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये जितनी सारी वर्ब्स आप यहाँ पे बता रहे हो ट्रांजिटिव, क्या हम इन सब का पैसिव वॉइस बना लेंगे? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। सर इसका मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा? कैसे बनेगा भाई? जब पैसिव वॉइस का यूज ही किया जाता है ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके बाद तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या पैसिव वॉइस बनेगा? कहता है कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, अब अगर आपके पेपर में ये आ जाए क्वेश्चन द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले इससे पूछो व्हाट राइजेस, करे द सन, तो सन तो एक सर सब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। कह रहे कि सर ठीक है हुम राइजेस, किसे राइज करता है? नहीं पता, तो सर ये किस कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और देखो बेटा बीच में क्या है? प्रेपोजिशन, तो सर प्रेपोजिशन आ गई, इसका मतलब कि ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? सर क्या यहां पर लाफ का बनेगा? कह रहे कि नहीं, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि लाफ कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। सर पूछना एक बार व्हाट लाफ, क्या हंसता है? नहीं मालूम। किसे हंसता है? नहीं मालूम। किस पर हंसता है का मिल जाएगा, तो सर ये तो प्रेपोजिशन है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, नो पैसिव वॉइस। अगला देखो, द सीईओ विल इंक्रीज माई सैलरी। व्हाट इंक्रीज, क्या बढ़ाएगा? सैलरी। क्या बढ़ाएगा? माई सैलरी। सर ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। देखना बेटा यहां पर प्रेपोजिशन है क्या? नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन ही नहीं चाहिए। बात समझ आई? आई जनरली डोंट स्लीप इन डे। कह रहे कि व्हाट स्लीप, क्या सोता है? नहीं पता। होम स्लीप, नहीं पता। तो यानी कि ये कैसी वर्ब हो गई बेटा? ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ये सर क्या ऑब्जेक्ट नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर बीच में प्रेपोजिशन भी है, और ट्रांजिटिव को तो प्रेपोजिशन ही चाहिए। सो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? व्हाट एंड होम का सवाल पूछ करके। और पैसिव वॉइस हम उसी वर्ब का बनाएंगे जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट की कहानी तो बता दी। अब एक काम करते हैं, हम फटाफट एक बार वर्ब का कन्वर्जन, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, लोग लिखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कि चेंज ऑफ टेंस। बिल्कुल कसम खा लो, टेंस नहीं बदलता है, वर्ब का कन्वर्जन होता है, जो मैंने आपको बताया। इस वर्ब को अगर आपने हथियार बना लिया ना, आप पैसिव वॉइस में महारत हासिल। सर कैसे हथियार बनाना है ये आपको याद रख लेना है। सर हमारा टेंस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है आपको मैंने टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अगर कहीं पे वर्ब की पहली फॉर्म हो पांच, सर ये कौन सी फॉर्म होती है? एस और ईएस, जैसे गोज, कम्स, लव्स, लाइक्स, ये सारी कैसी वर्ब होती है? पांचवी फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा याद रहे कि पैसिव वॉइस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के अधूरी है। पैसिव वॉइस अगर आपको चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस क्वाइट इम्पॉसिबल। जैसे आप देखो कहीं पे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, कॉन्टिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? इज एम आर, और फिर क्या चाहिए? बीइंग। सर बीइंग क्यों किया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी चाहिए और पैसिव वॉइस में V3 चाहिए। ओके सर, यहां देखो अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में क्या चाहिए बेटा? बीइंग चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही, क्योंकि पैसिव वॉइस है।
ये आपको याद रखना है, अगली जो मैं वीडियो डालूंगा वहां से आप सारी चीजें कनेक्ट कर लोगे। ये तो अभी आपका बेस बना रहा हूं। अगर किसी को थोड़ा कम समझ आ रहा है तो बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है, अगली वीडियो से देखो आप कैसे प्रोफिशिएंट होते जाओगे। सर यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां का पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप देखो, हैज और हैव को हमें क्या देना पड़ेगा? बीन देना पड़ेगा। और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को मैंने क्या बताया? बीइंग देना पड़ेगा। सर बी और बीन और बीइंग एक साथ कैसे पॉसिबल है? इसीलिए इसका नॉट अवेलेबल नहीं होगा। सर ओके फाइन। सर अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो वॉज दे दो, वर दे दो। और बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए जी आगे देखते हैं। कह रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो अभी बताया कि अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो क्या चाहिए? बीइंग चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल, आपको एक बार इसे ना पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं, चीजें आसान हो जाएगी। कह रहे कि अगर पास्ट परफेक्ट हो, अगर हैड हो तो क्या चाहिए? बीन चाहिए। अब आप इसे ट्रिकी वे में याद रखो कि कहीं पे भी अगर एक्टिव वॉइस में मान लो हैज हो, हैव आ जाए या हैड आ जाए तो उसे पैसिव वॉइस में क्या दे देंगे? बीन दे देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। फिर से देखो यहाँ पर वही सेम कंडीशन, बीन का बीन आएगा, है ना। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए बीइंग का यूज करेंगे। कह रहे कि दोनों कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नॉट अवेलेबल। सिमिलरली यहां पर देखो शैल विल, भाई देखो ये भी कहीं ना कहीं मोडाल्स माने जाते हैं और मोडाल्स की प्रॉपर्टी होती है कि पहली फॉर्म चाहिए, लेकिन सर पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने बी की मदद ले ली। यानी जहां भी मोडाल्स आए पैसिव वॉइस में बी जरूर चाहिए। जैसे यहां देखो बी चाहिए तो कह रहे बी चाहिए और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बीइंग चाहिए। दोनों कैसे लेके आएंगे? तभी तो लिखा है नॉट अवेलेबल, दोनों पॉसिबल नहीं है। फिर देखो यहां पर क्या लिखा है? शैल विल हैव, तो हैव को क्या चाहिए बच्चों? बीन चाहिए, बीन दे दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां देखो शैल विल हैव बीन, सर हैव को बीन चाहिए, आईएनजी को बीइंग चाहिए, दोनों कैसे देंगे? नॉट अवेलेबल। यहां देखो मोडाल्स के बाद V1 अभी मैंने आपको बताया, लेकिन सर पैसिव वॉइस में तो V3 चाहिए, आप बी की मदद ले लो, फर्स्ट फॉर्म बना दो इसको। इट्स वेरी इजी सिंपल। तो मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, यूज टू, मे और माइट, सारे मोडाल्स होते हैं। जितने भी मोडाल्स हैं, जितने भी ये आप मोडाल्स देख रहे हो ना बच्चों, इन सबको क्या चाहिए? वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में V3 चाहिए तो हमने V3 इनके साथ दे दिया, और इनको बेचारे को पहली फॉर्म चाहिए तो हमने बी दे दिया। सारे मोडाल्स को आप 20 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे सकते हो। तो ये जो है ये मैंने आपको बताई आज की चीज़ें। अब आप देखते जाओ, ध्यान से देखोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। तो सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बन जाएगा व्हाट ईट्स अ मैंगो, बन गया। कैसे बना? ईट्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने क्या कर दिया? इज इटन। इसका क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं बनेगा। सर सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है, अभी आपने पढ़ाया, आप थोड़ा सा बैक जा करके देख लो। तो सर अगर वर्ब की पांचवी फॉर्म है तो क्या होगा? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर दिया हमने। सर यहाँ पर क्या है? सुमित टीचेज मैथमेटिक्स, टीचेज वर्ब की पांचवी फॉर्म है तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर इसका क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन दोनों जगह पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी आज की पहली वीडियो, और हम अगली वीडियो में बहुत ही शानदार वर्ब का कन्वर्जन के साथ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें करने वाले हैं। तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने भी अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, देखो बच्चे मैं बात, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मुझे लाइक्स की, सब्सक्राइबर की, व्यूज़ की उतनी टेंशन नहीं होती, उतनी क्या टेंशन ही नहीं होती है। मेरा जो मेन पर्पस है, भगवान जी की दया से मेरी रोज़ी रोटी कहीं और से चल रही है, केडी कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ दिल्ली में। तो मेरा मेन पर्पस ये है कि वो बच्चे जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, या फिर जो पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं है, थोड़ी सी फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो क्लास नहीं ले पाते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाओ ताकि सारे बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले, और सबका जो एक सपना है सरकारी नौकरी लेने का, वो उनका सपना ज़रूर पूरा हो जाए। आप अगर एक को शेयर करोगे, वो शायद एक से ज़्यादा को शेयर करेगा, तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से बेनिफिटेड होंगे, और सबको अपना सपना पूरा करने का हक है। आप भी अपना सपना पूरा करो और दूसरों का सपना पूरा करने में हेल्प ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।